गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि तैयारी आप सभी लोगों की बहुत अच्छी चल रही होगी, बिल्कुल निरंतर आप तीव्र गति से और लगातार आगे बढ़ते जा रहे होंगे और पीछे का रिवीजन करते जा रहे हैं। और जैसा कि आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ और मैं इसमें आज वर्तमान आज के सेशन में आपके लिए लेकर आया हूँ इस सप्ताह का रोजगार निर्माण। रोजगार निर्माण ये जो एक ये है, ये एक मात्र देखिए इसकी कीमत मात्र तो 10 रुपए है, लेकिन इस 10 रुपए में आप क्या है, कितनी सारी जानकारी को आप पाते हैं और कितनी सारी जानकारी को आप कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब इस रोजगार निर्माण को कैसे पढ़ा जाए या किस तरह से हम इस रोजगार निर्माण के द्वारा अपने पीएचडी की तैयारी की शार्पनेस को बढ़ा सकते हैं। यदि मैं इसकी महत्ता की बात करूं, यदि इसके महत्व को बताने की बात करूं, तो ऐसे पीएचडी में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसकी क्वेश्चनरी से और इससे संबंधित अन्य जो योजनाएं हैं, इस प्रकार के ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, खासकर एमपी से स्पेशल संबंधित जो चीजें हैं, जो कि अन्य किसी पुस्तकों में या अन्य किसी अन्य जो सोर्सेज है वहां नहीं मिल पाते और उसके आंसर सीधे यहाँ पर मिलते हैं। तो ये रोजगार निर्माण यदि आप एक तो आप जैसे जिस तरह से आप दिया हुआ है इसमें उस एक प्रकार से उस न्यूज को पढ़ के आप जाने दे सकते हैं और उसके बाद में हम ये कर सकते हैं, हम न्यूज का छोटा छोटा एनालिसिस करके अपने सिलेबस के अनुसार उसकी क्या महत्वता है और क्या उपयोगिता है उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, आज हम वही देखेंगे कि आखिर कैसे हम करके इसको एनालिसिस करके किस प्रकार से रोजगार निर्माण को पढ़ें और उसके अलावा जो इसके अंदर की छिपी हुई जो चीजें हैं उनको भी जानने की कोशिश करें और अपनी तैयारी में किस तरह से शार्पनेस लेकर आए, इसको भी रोजगार निर्माण किस प्रकार सहायक होता है ये आप आज देखें। ठीक है, और लगातार मेरा आपको सलाह है कि आप लगातार रोजगार निर्माण को अपनी तैयारी का आधार बनाइए। बेसिक की तैयारी को प्रीलिम्स के लिए तो बहुत स्पेशल, प्रीलिम्स का तो मेंस के लिए बहुत स्पेशल है, लेकिन प्रीलिम्स के लिए तो बहुत ही स्पेशल है। प्रीलिम्स में बहुत सारी क्वेश्चंस मिलती हैं, हर बार कोई ना कोई एक नया फीचर्स, मतलब कोई स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के बारे में दिया होता है। एमपी के संबंधित जो स्पेशल कैबिनेट के जो डिसीजन होते हैं सब रोजगार निर्माण में ही स्पेशल बताए जाते हैं। तो फिर इसके लिए क्यों ना हम लास्ट के एक 15 दिन में कोई मार्केट से कोई बुक खरीद के पढ़ने की अपेक्षा हर सप्ताह क्यों ना इसे तैयार किया जाए और क्यों ना इसके आधार पे हम अपनी तैयारी को अलग साथी और अलग स्तर पे पहुंचाया जाए। यदि आप इसको करेंगे निश्चित रूप से ये मानकर चलिए कि आप बिल्कुल जो कट ऑफ मार्क्स है आपका जो भी पीएससी का जाएगा उससे आप 10 क्वेश्चन प्लस ही रहेंगे, कम नहीं प्लस ही रहेंगे। ठीक है, तो इसको एक अपने तैयारी का आधार बनाइए। बहुत सारे लोगों ने आधार बनाया है, लेकिन हम आज एक नए फ्लेवर में किस प्रकार से रोजगार निर्माण को पढ़ा जाए और इसको तैयारी इसके आधार पर कैसे की जाए इसको जानने की कोशिश करें। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। चलिए देखिए, और इसके लिए मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं कि मेरी सलाह है कि इसको ऑनलाइन पढ़ने की अपेक्षा 10 रुपए का एक पेपर ले लेना ज्यादा बेहतर होगा। आप अभी नहीं लगवाए हैं तो आप अपने पास के बुक स्टॉल में जाइए और अपनी प्रति को सुरक्षित करवा लीजिए। 10-10 रुपए प्रति सप्ताह आपको मिलता जाएगा और उसको हार्ड कॉपी में जो पढ़ने में मजा आता है वो आपका इस पेपर को उसको आप उसमें आप ऑनलाइन पढ़ने में मजा नहीं आएगा। और साथ में आप मेरी एक और चीज है, अभी आप जैसे यदि मेरे वीडियोस आप देख रहे हैं, इस चीज को मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो आप ना लाए हो तो इसको स्टॉप करके पहले जाकर आप लेकर आइए और उसके बाद नोटबुक और पेन उठा के साथ में बैठिए और जो चीजें मैं बोलते जाऊं ये मेरे साथ में उस चीज को करते रहिए। ठीक है, तभी आपको इसमें मजा आएगा, तभी इस चीज को आपको लगेगा कि नहीं भाई इसमें कुछ गेन किया। ठीक है, चलिए चला जाए, अब इसको स्टार्ट करते हैं। इस सबका मैटर बहुत सारा है, इसको हम निर्माण को हम दो चीजों में हम इसकी स्टडी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जो इसकी सूचनाएं हैं, जो सूचनाएं और जानकारियां हैं, सूचनाएं और जानकारियां जो आपको दी गई है, इसमें जानकारियां और न्यूज, जिसको स्पेशली हम जो बोला जाता है न्यूज के रूप में, और दूसरा पार्ट के रूप में इसमें जो बहुत सारी प्रश्नोत्तरी दी गई है, क्वेश्चनरीज दी गई है, उन क्वेश्चनरीज को आप अलग से नोट करिए, उनको तैयार करिए। ठीक है, ये क्वेश्चनरी अलग से रहेंगी और सूचनाएं जानकारी जो कि करंट अफेयर्स का पार्ट रहता है, ये करंट अफेयर्स रहेगा और दूसरे अलावा करंट अफेयर्स से ही हम निकालेंगे यहाँ पर विशेष रूप में एमपीपीएससी के सिलेबस को टच करने की कोशिश करेंगे। एमपीपीएससी का जो बेसिक सिलेबस है, कोर सिलेबस उसको टच करने की कोशिश करेंगे, कोर सिलेबस को देखिएगा। देखिए किस प्रकार से हम इसको देखते हैं। पहली न्यूज है, सभी लोग पहले पेज पे आ जाएंगे। पहला पेज निकाल लिया होगा आपने। पहले पेज में सबसे फर्स्ट में स्टार्टिंग में है
मैं न्यूज बोल रहा हूँ आपका, जो पिछले जिलों की प्रगति के लिए राशि की कमी नहीं आने दी जाएगी, हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी ने कहा। और इस न्यूज में जो विशेष रूप से बातें की गई है, बात जो बोली गई, श्योपुर जिले की बात कही है उन्होंने। श्योपुर जिले मैं मेन न्यूज पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। यहाँ विकास की गंगा बह रही है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विकास और जन कल्याण की अनेक योजनाएं संचालित है और श्योपुर में शासकीय योजनाओं का सख्त क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। और हमारी सरकार गरीब कल्याण और विकास समर्पित है। रंग पंचमी पर श्योपुर की धरती पर विकास का रंग बरस रहा है। चीतों के आगमन, राष्ट्रीय राजमार्ग, ब्रॉडगेज रेल के बाद श्योपुर में मेडिकल कॉलेज की सौगात, विकास का नया इतिहास रच रही है। श्योपुर जैसे पिछले दिनों की प्रगति के लिए राशि कभी कमी नहीं आने दी जाएगी। ये बातें मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अब श्योपुर में आयोजित कार्यक्रम में कही। इसके अलावा देखिएगा, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने श्योपुर में 768 करोड़ रुपए के मेडिकल कॉलेज भवन, मुजरी बृहद सिंचाई परियोजना अंडरलाइन करेंगे, बृहद सिंचाई परियोजना, प्रेमचंद रेणुकेला मुंडला मार्ग और मॉडल माध्यमिक विद्यालय भवन के स्थापना पे जोर दिया। उसके अलावा इन्होंने 2 लाइन छोड़ के नीचे आएंगे तो चंबल सिंचाई परियोजना का भी लोकार्पण किया। देखिए, एक बात है कि आपका मुजरी बृहद सिंचाई योजना का आपका किया, उसके अलावा जो है आपका लोकार्पण किया है, लोकार्पण किया। एक बात और है, दोनों नदी पर 6 बांधों का निर्माण कर 4 जिलों को सिंचित करने की व्यवस्था के लिए जल्दी निर्देश जारी किया जाएगा। और उसके अलावा जो चंबल सिंचाई परियोजना में जो है, जो गांव छूटे हुए हैं उन गांवों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। तो मुजरी बांध का निर्माण श्योपुर के लिए वरदान सिद्ध होगा। ये सब बातें कहा अपना हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा। उसके अलावा हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है इस समय? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। उन्होंने कहा श्योपुर दूरस्थ एवं पिछड़ा जिला है, लेकिन मुख्यमंत्री श्री चौहान जी के नेतृत्व में सड़कें, विद्युतीकरण, सिंचाई और उसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र का विस्तार हुआ है। और उसके अलावा जो है अब यह अग्रणी जिले के रूप में जाना जाएगा। ओके, देखिएगा इसमें जो है आपका, जो यहाँ पे हम निकाल के आ रहे हैं, श्योपुर की बात यदि आती है, यहाँ पे दो ये जो बनी है आपका मुजरी बृहद सिंचाई परियोजना और चंबल सिंचाई योजना के लिए। मुजरी बृहद सिंचाई परियोजना और आपका जो आप देखिएगा मुजरी बृहद सिंचाई परियोजना, नोट कर लेंगे, मुजरी बृहद सिंचाई परियोजना का, बृहद सिंचाई परियोजना का, और आपका चंबल सूक्ष्म सिंचाई, चंबल आपका चंबल सूक्ष्म सिंचाई योजना, सूक्ष्म सिंचाई योजना के बारे में बात की गई है। ठीक है, ये दो परियोजना, इसका जो है आपका भूमि पूजन किया गया है। इसका भूमि पूजन आने वाले वर्षों में ये पूरी हो जाएगी और ये पुनः आपके पीएससी में आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो चंबल सूक्ष्म सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया गया है। ये आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपका करंट अफेयर्स की चीज निकल कर आई। उसके अलावा जो है सबसे बड़ी बात जो आपका इसमें श्योपुर की बात यदि करें, श्योपुर में जो बात आई है, श्योपुर अब एक जो बात आई है कि यहाँ पर चीतों का आगमन। अब देखिएगा, चीतों का आगमन आप सभी लोग जानते हैं। चीतों का आगमन पहली बार श्योपुर में कब हुआ था आपका? चीतों का आगमन आपका यहाँ पर 17 सितंबर 2022 में चीतों का आगमन। ये कहां से बुलाया गया था आपका? 17 से चीतों का आगमन नामीबिया से। और ये चीते कितने आए थे? नामीबिया से चीते आए थे, कितने आपके? 8 चीते। उसी प्रकार से उसके बाद में कहां से चीते आए आपका? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से कितने चीते आए आपके? दक्षिण अफ्रीका से आपके 12 चीते आए। तो ये आपके चीते वाली बात हो गई। श्योपुर के पालतू कूनो अभयारण्य जो है, सॉरी नेशनल पार्क हो गया 2018 से। तो नेशनल पार्क में अपन पालतू कूनो नेशनल पार्क, पालतू कूनो नेशनल पार्क में आपका 2018 से नेशनल पार्क की संज्ञा इसको दिया गया। और यहाँ पे यहाँ की जलवायु, यहाँ का क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका के समान क्षेत्र क्लाइमेट है। इस कारण से क्या किया गया? पालतू कूनो को ही, अन्य सभी में से पालतू कूनो को ही चुना गया। ठीक है, तो 2018 में इसको नेशनल पार्क दिया जाता है और चीतों को स्पेशली भारत में भारत के सभी नेशनल पार्क में से पालतू कूनो को चुना गया। मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। और इसके अलावा जो है पूरे हमारे श्योपुर के लिए तो है ही, पूरे हमारे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात रहेगी। अब देखिएगा, एक चीज आपकी श्योपुर से संबंधित हो गई। अब श्योपुर में आप हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं आगे यदि सिंचाई, अब एक श्योपुर के बारे में और चीजें निकालनी थी। चलिए श्योपुर का रिवाइज आपका एक करवा दें। श्योपुर में आखिर और कौन कौन सी चीजें हैं? पहले श्योपुर में पहुंचने पहले मैं आपको चंबल ले चलूंगा। चंबल में आखिर क्या चीजें हैं? चंबल देखिएगा, चंबल का उद्गम कहां से होता है? आप अच्छी तरह जानते हैं। चंबल का उद्गम यदि अपन बात करेंगे चंबल की, चंबल का उद्गम महू के पास जाना पहाड़ी से।
और इसके बाद में फिर ये यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे जाके यमुना से मान लीजिए मिल गई महू चंबल। ये आपकी चंबल नदी है, आप लोग अच्छी तरह जान रहे हैं। चंबल कहाँ से उद्गम होता है? महू के पास में। कौन सी पहाड़ी से होता है? जानापाव पहाड़ी से। जानापाव पहाड़ी से चंबल का उद्गम होता है। और यहाँ किससे मिलती है आपका? यमुना। यहाँ पे किससे मिल रही है आपका? यमुना। यमुना भी किससे, कहाँ के पास में? हमीर इटावा के पास में। इटावा के पास में आपका यमुना से मिल जाती है। चलिए यहाँ से चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे। आपका यहाँ पे जब इंदौर के पास में यहाँ आएंगे तो यहाँ पे इसमें यहाँ पे 3 आपके जलप्रपात, पाताल पानी। इंदौर के पास में इसमें पाताल पानी बनेगा, शीतला दाह बनेगा, शीतला दाह बनेगा। उसके अलावा आपका झाड़ी दाह बनेगा। ठीक है, ये जलप्रपात यहाँ के हैं आपके। उसके बाद ये रतलाम आएगा। रतलाम के बाद में हम यहाँ पे मंदसौर पहुंचे। मंदसौर के पास यहाँ से एक नदी आती है, शिवना नदी। आप अच्छी तरह जानते हैं शिवना नदी के बारे में। शिवना नदी के किनारे पे मंदसौर जो है आपका बसा हुआ है और पशुपतिनाथ मंदिर वही मंदसौर है। शिवना नदी के किनारे पे बोला जाता है। शिवना नदी आती है पहले। उसके बाद में मंदसौर के अब यहाँ पे आके मंदसौर पहुंचे तो यहाँ पे पड़ता है आपका गांधी सागर पार्क। यहाँ पे क्या पड़ेगा आपका? गांधी सागर पार्क। ठीक है, सभी लोग बैलून है ना। मैं कुछ नई चीज नहीं बता रहा हूँ आपको, एक बार रिकॉल करा रहा हूँ तो सुन गया। 115 मेगावाट का गांधी सागर पार्क जो कि आपका मंदसौर में है। उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक आगे आते हैं तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? आपका राणा प्रताप। यही पे ये अब कहाँ पहुंच जाएगा? ये हम आगे हैं जब पहुंचते हैं तो राजस्थान। राजस्थान में कहाँ पे? चित्तौड़। चित्तौड़ में आपका क्या हो जाएगा? राणा प्रताप। राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। और ये कितने मेगावाट का है? 175 मेगावाट का। उसके बाद में अगला जो है राणा प्रताप सागर बांध, जिसमें लगभग आपका 40 किलोमीटर दूरी पे यहाँ पे आपका कोटा में। लेकिन ये बीच में क्या रहेगा आपका? चूलिया जलप्रपात। इनके बीच में भैंसपुरगढ़ में आपका चूलिया जलप्रपात। ठीक है, चूलिया जलप्रपात ये हो जाएगा। उसके बाद में आपका कोटा में आपका ये क्या हो जाएगा? आपका जवाहर सागर बांध। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? जवाहर सागर बांध। ठीक है, जवाहर सागर बांध। उसके बाद में देखिएगा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ से अपने काकरपट्टी इंदौर के पास से एक काकरपट्टी पानी से छिपरा नदी निकलती है, जो कि जाके छिपरा, पहले यहाँ छिपरा नदी है। यहाँ पर छिपरा नदी 195 किलोमीटर लगती है। छिपरा नदी कहाँ से निकल रही है? आपका काकरी बर्डी से निकल रही है। उसके बाद में काकरी बर्डी, इसके बाद में कौन सी नदी निकलेगी आपका? ये आपका काली सिंध नदी निकलेगी। काली सिंध से मिल जाएगी। काली सिंध को कर लीजिएगा। काली सिंध कहाँ से निकलती है? काली सिंध कहाँ से निकलती है भाई? आप ये बागी गांव से निकलती है। सॉरी, काली सिंध नदी जो निकलती है आपका देवास के पास में बागली गांव से ये निकलती है, देवास के पास में। और उसके अलावा पार्वती नदी कहाँ से निकलती है आपका? पार्वती नदी आपका यहाँ पार्वती नदी भी चंबल में जाके मिलती है। पार्वती नदी जो है सीहोर में आस्था के पास है। सीहोर में आस्था के पास है। थोड़ा सा रफ मैप ही है ना, एग्जैक्ट आप उसमें बन जाइएगा फिगर में किस तरह है। मैं केवल रफ मैप बना के ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे चंबल नदी में क्या क्या चीजें चल रही है। तो चंबल में ये आपका देखिएगा, चंबल महू के पास से निकला और यहाँ पे इंदौर के पास में यहाँ पे 3 जलप्रपात आपकी इसकी है, पाताल पानी, शीतलाधार, झाड़ीधार। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे रतलाम में, रतलाम के बाद में मंदसौर में इंटर किया। मंदसौर में क्या हो जाएगा? शिवना नदी आपकी मिलती है। और उसके बाद में इसके बाद पूरी आगे जाएंगे तो गांधी सागर मेगावाट का, उसके बाद चित्तौड़ में 72 मेगावाट का और चूलिया जलप्रपात है। और उसके बाद जवाहर कोटा में है जवाहर सागर। कोटा में जवाहर सागर 99 मेगावाट। कोटा में जवाहर सागर आपको कहते हैं 99 मेगावाट का। नीचे से 3 नदियां हैं मध्य प्रदेश तरफ से जाके मिलती हैं। कौन कौन सी नदियां हैं आपका? मैं देखिए सबसे पहले छिपरा कहां से? काफी बड़ी पहाड़ी। बाद में आपका पानी से बागी का। उसके बाद में सीहोर चलता है। सीहोर कहां से निकलती है आपका? सॉरी, पार्वती नदी। अब इसकी और अपन आगे से बढ़ते हैं तो यहाँ पर जैसे श्योपुर में जब इंटर करती है तो श्योपुर में जब इंटर करती है, श्योपुर वाला पॉइंट है। श्योपुर में लोग यहाँ से अरावली से निकलने वाली बनास नदी और नीचे से आपका आने वाली कौन सी नदी? आपका सीप नदी है ना। ये आके आपका चंबल में मिलती है। और ये जो बनाती है ये क्या कहलाता है? आपका त्रिवेणी संगम। ये क्या कहलाता है? त्रिवेणी संगम या रामेश्वर त्रिवेणी संगम के नाम से ये जाना जाता है। रामेश्वर त्रिवेणी संगम के नाम से ये वाला एरिया जो है त्रिवेणी संगम के नाम से, रामेश्वर त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और उसके बाद सीप नदी पर मैं आपको बताना चाहूंगा। सीप नदी पर भी क्या है आपका? बंजारा डैम। सीप नदी पर आपके कौन सा डैम है? आपका बंजारा डैम। ठीक है, बंजारा डैम। और उसके ये श्योपुर की बात है। और उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कूनो नदी, शिवपुरी पठार से निकलने वाली कूनो नदी, शिवपुरी पठार से निकलने वाली कूनो नदी यहाँ पर आकर मिलती है। ये वाले पॉइंट पे शिवपुरी पठार से कूनो नदी आकर मिलती है।
और उसके बाद में फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे जाकर फिर यह 965 किलोमीटर की अपनी यात्रा पूरी करके इटावा के पास में जाकर किससे मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई। अब अपन थोड़ा सा ये देखते हैं, यार श्योपुर वाले पॉइंट को आपने देख लिया, समझ लिया अच्छे से। श्योपुर में आपका नामिबिया से 8 चीते आए थे, उसके बाद पातुपुंगा पे नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आए। उसके बाद में श्योपुर में हम चंबल को लेकर आए हैं। चंबल कहां से निकल आ रही है, आपका पूरा रोड मैप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहां से ऊपर जाकर त्रिवेणी संगम, इसका ध्यान रखिएगा, आने वाला क्वेश्चन बंजारा डैम पे क्वेश्चन आ चुका है। पूर्णा नदी कहां से निकलती है, पालतू अभ्यारण्य नदी शिवपुरी के पठार से, ठीक है, शिवपुरी पठार से निकलती है और उसके बाद आगे जाता है या शिवपुर का जो संगम हो जाता है शिवपुर है चंबल नदी का संगम है इटावा के पास। लंबाई कितनी है चंबल की, आपका चंबल की लंबाई है 265 किलोमीटर, 95 किलोमीटर चंबल की लंबाई है। और उसके बाद में एक सबसे बात ध्यान रखिए, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर की उत्पादित होती है, मतलब उसका 50% जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में डिवाइड है, ठीक है। इस बात को 115 का आधा, 72 का आधा, 99 का आधा मध्य प्रदेश को और आधा हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। चलिए, तो अभी का वर्तमान न्यूज क्या है, मुजरी बृहद सिंचाई परियोजना, मुजरी, उसके अलावा चंबल सूत्र सिंचाई परियोजना, मुजरी बृहद सिंचाई और चंबल सूत्र सिंचाई, है ना, ये आपकी करंट की न्यूज रहेगी, इसको ध्यान रखिए। मुजरी कहां पे सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन हुआ, आपका शिवपुर में, और चंबल सूत्र सिंचाई परियोजना कहां पर है, चंबल। देखिए आपको ऑप्शन में क्या रह सकते हैं, आपके ऑप्शन में चंबल क्योंकि मंदसौर में गई है, मंदसौर भी रह सकता है ऑप्शन में, शिवपुर भी रह सकता है, मुरैना भी रह सकता है, ठीक है। तो आपको इसलिए जरूरी रहेगा कि चंबल सूत्र सिंचाई परियोजना की माइक्रो इरिगेशन कहां पे आया है, शिवपुर में आया है। इज दैट क्लियर। चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं, इस चीज को हटा के अब बात आई सिंचाई परियोजनाओं की, तो क्यों ना हम सिंचाई परियोजनाओं में सिंचाई परियोजनाओं की बात करें, तो सिंचाई परियोजना क्यों ना आगे थोड़ा सा सिंचाई परियोजनाओं को देख लिया जाए, या इसको ये मान कर लिया जाए कि आखिर क्या चीजें सिंचाई परियोजना में क्या क्या चीजें होंगी या क्या होगा, तो उसके पूरी उसको करते हैं। एक बार शिवपुर को थोड़ा सा और करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने कभी मोतीपुर का नाम सुना है, चांद का मुंह टेढ़ा है, एक साहित्य की डायरी, कामायनी, एक पुनर्विचार, ये सब रचनाएं किसकी हैं, गजानन माधव मोतीपुर की। ये इनका जन्म भी शिवपुर में ही हुआ था, शिवपुर में, ठीक है। तो ये आपका गजानन माधव मुक्तिपुर, नाम नोट कर लेंगे, आप जानते भी गजानन माधव मुक्तिपुर को, माधव मुक्तिपुर, मुक्तिपुर को, ठीक है, मुक्तिपुर इनका वो था। फिर इनके चारों पुस्तकों, इनके बुक्स के नाम ध्यान रखिएगा। चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, समय की कमी के कारण। चांद का मुंह टेढ़ा है, उसके बाद में एक साहित्यिक की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, डायरी, बुरी बुरी खाक धूल, खाक धूल, और एक है कामायनी, एक खाक धूल, कामायनी एक पुनर्विचार, कामायनी एक पुनर्विचार। ये आपका वो रख रखिएगा, इनके नाम को याद रखिए। बाकी इनके बारे में जो डिटेल रखते हैं हम साहित्य वाले जो वीडियो रहेगा उसमें आप देख लीजिएगा। साहित्य का वीडियो जो साहित्यकारों से संबंधित और उनकी रचनाओं से संबंधित, उसमें आपको डिटेल चर्चा उसमें करेंगे। अभी केवल गजानन माधव की रचना को क्योंकि शिवपुर से रिलेटेड है इसलिए मैंने बताया। यहाँ पे शिवपुर में एक बात और है, यहाँ पे सहरिया जनजाति संगठन, शिवपुर वाले क्षेत्र में, शिवपुर वाले क्षेत्र में सहरिया जनजाति पाई जाती है। शिवपुर और चंबल रीजन में आप सभी लोग जानते हैं कि सहरिया जनजाति पाई जाती है, और शिवपुर में ही सहरिया जनजाति संग्रहालय है, जनजाति संग्रहालय, सहरिया जनजाति, विशेष रूप से सहरिया जनजाति संग्रहालय। उसके अलावा जो है यहाँ पर विशेष 2 किले हैं, एक है बड़ौदा का किला और एक है मानपुर का किला, ठीक है। इसको भी नहीं भूलना है। बड़ौदा का किला है आपका, बड़ौदा का किला और एक है आपका मानपुर का किला, मानपुर का किला, इनको बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। ये भी आपके इंपॉर्टेंट आने लायक चीजें हैं। एक बात और है, ये सहरिया जनजाति में और शिवपुर के क्षेत्र में कुपोषण की बहुत समस्या पाई जाती है। कुपोषण की स्थिति बहुत ज्यादा यहाँ पर है, और ये हमारे लिए एक पूरे शासन प्रशासन के लिए और राजनीतिक स्तर पर सभी लोगों के लिए मध्य प्रदेश की चिंता का विषय है। और इस कारण से कुपोषण अत्यधिक होने के कारण इसे भारत का इथियोपिया भी कहा जाता है। शिवपुर को
कर सकते हैं हम। भारत का इथियोपिया के नाम से, भारत की इथियोपिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ पे एक सीप नदी पर, जो कि मैंने यहाँ बता चुका है, सीप नदी में बंजारा डैम है। बंजारा डैम के अलावा दो नदी सीप नदी पर है। सीप नदी जो आपका संत त्रिवेणी संगम बनाती है, वहाँ पे बंजारा डैम भी है और दो भी है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे। यदि बात आई श्योपुर की, तो आगे हम बढ़ाते हैं अपने इसको आगे। जब जो ये है सिंचाई परियोजनाओं की बात आई है, सिंचाई परियोजना थोड़ा सा एक छोटा सा आपका समय थोड़ा सा लेके आपको सिंचाई परियोजनाओं का एक रिकॉल कर लिया जाए। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं जो है उनको उनके बारे में थोड़ा सा जान लिया जाए। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजना है, समझ जाइएगा कि उनको कुछ कार्य इधर उधर हुए हैं। तो सिंचाई परियोजनाओं में जैसे कि अभी आपने देखा चंबल वाली सिंचाई परियोजना में एक गांधी सागर होगी, यहाँ का गांधी सागर चंबल के तीन होंगे, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और उसके बाद में जवाहर सागर। ये तीनों आपका चंबल की सिंचाई परियोजना, ठीक है। उसके अलावा जो है यदि अपन बात करें तो यहाँ पर आपका मोहिनी सागर है, शिवपुरी में आपका जो रहेगा शिवपुरी वाले रीजन में मोहिनी सागर, अटल मोहिनी सागर सिंध नदी पर है। सिंध नदी पर आपका मोहिनी सागर कहलाता है। यहीं पर ये सिंध नदी पर है आपका मणिखेड़ा और यहीं पर है आपका अटल सागर, ठीक है, ये सिंध नदी। उसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे आपका विदिशा के पास ये बेतवा है। विदिशा की सहायक नदी हलाली, ये हलाली, ठीक है। हलाली जो है, हलाली पर क्या है आपका सम्राट अशोक सागर, बेतवा नदी, ये हलाली भी बोला जाता है और इसको हलाली परियोजना भी बोला जाता है। सम्राट अशोक सागर, ठीक है, सम्राट अशोक सागर हो जाएगा। बेतवा फिर यहाँ से जाती है ललितपुर आती है और ललितपुर जैसे ही आती है तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको राजघाट परियोजना। ये राजघाट परियोजना मध्य प्रदेश और यूपी की संयुक्त परियोजना है, राजघाट परियोजना और इसको कहा जाता है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई परियोजना हो जाएगी। और यहीं पर थोड़ा सा आगे माताटीला बांध, इज इट क्लियर? तो सिंपल है, कोई भी बड़ी बात नहीं है ऐसा, है ना। पहले हमने सिंध नदी में देखा मोहिनी सागर परियोजना, उसके बाद मणिखेड़ा, उसी बाद में अटल परियोजना जो है सिंध नदी पर ही है। और उसके अलावा सबसे लंबा पुल यहीं पे सिंध नदी पर बना है, मणिखेड़ा मोहिनी सागर के ऊपर। बेतवा नदी पर या हलाली नदी पर आपका सम्राट अशोक सागर हो गया। उसके बाद बेतवा नदी जो है अपना रास्ता तय करती है, कहाँ जाती है, यूपी में एंटर कर जाती है। और यूपी में एंटर करने के बाद में यहाँ पर परियोजना कौन सी, राजघाट परियोजना, जिसको रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी जाना जाता है। और उसके अलावा जो है आपका यहाँ पे माताटीला बांध भी यहीं पर है। उसके बाद में यहाँ पर आप छतरपुर में आप जब आएंगे, छतरपुर में खेत नदी पर आपको उर्मिल परियोजना मिलेगा। उर्मिल परियोजना मिलेगी कि उर्मिल नदी पर बनी हुई है, केंद्र सहायक नदी उर्मिल। यहीं पे मिलेगी आपका सिंहपुर परियोजना मिलेगी। और यहीं पे ग्रेटर दंदोह भी मिलेगी भाई, ग्रेटर दंदोह क्यों बोल रहे हैं, ग्रेटर दंदोह परियोजना भी मिलेगी, ठीक है। और रंगवा भी मिलेगी, रंगवा ये आपका केन नदी पर, ये परियोजना कहाँ पे हो जाएगी आपका केन नदी पर। उर्मिल परियोजना, सिंहपुर परियोजना, ग्रेटर दंदोह परियोजना और रंगवा परियोजना, ठीक है। चलिए उसके बाद में आप आएंगे यहाँ पर तो केन नदी के यहाँ पे आपका रिवर के पास में यहाँ पे टोंस परियोजना, इधर पे क्या मिलेगी आपका टोंस, जो कि यहाँ पे टोंस नदी पे निकलती है आपका कैमूर की श्रेणी से निकलती है। केन नदी कहाँ से निकलती है आपका कटनी के पास कैमूर पर्वत श्रेणी से, और ये भी सतना के पास ही कैमूर पर्वत से। तो यहाँ पे आपका टोंस जल विद्युत परियोजना रीवा, ये कहाँ पे आपका मानचलिया रीवा में, ठीक है। उसके बाद में हम यदि आते हैं तो सिटी में आएंगे, यहाँ पे शहडोल सिटी और रीवा का बॉर्डर रहता है, ये क्या कहलाता है आपका शहडोल सिटी रीवा का बॉर्डर, यहाँ पर कहलाता है आपका देवलोन शहडोल में आता है। देवलोन में है आपका बाण सागर परियोजना, मध्य प्रदेश यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना, देवलोन में बाण सागर परियोजना, ठीक है। देवलोन सीधी में आपको गुलाब सागर परियोजना भी है, सीधी यहाँ पर सीधी में आपका ये रहेगा गुलाब सागर परियोजना, ठीक है। देवलोन वाली बाण सागर परियोजना किस नदी पर है, बेलनौन है, बहुत अच्छे से जानते हैं आप, ये है सोन नदी पर है, ठीक है। उसके अलावा अन्य कोई महत्वपूर्ण परियोजना क्या, अच्छा नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी जो कि से निकलती है, नर्मदा नदी।
और पैदल स्विच निकलती है और यहाँ से आप मान लीजिए ये पूरा का पूरा एक रीजन है ना, ये यहाँ से चली जाती है यहाँ पर नर्मदा नदी में। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर नर्मदा नदी का आपका फ्लो डायग्राम किसी और क्लासेस में लेक्चर में हम देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक बड़ी परियोजना के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका मंडला की एक ले लीजिए, मंडला की थावर परियोजना। मंडला यहाँ से अगर कुछ देखिए तो मंडला यहाँ पे पड़ेगा आपका मंडला की थावर परियोजना, आपका हालून हालून परियोजना, ठीक है। थावर और हालून परियोजना ये आपकी आती है मंडला मंडला में नर्मदा नदी पर। उसके बाद में जबलपुर में आप लीजिए, जबलपुर में जो है जबलपुर में नर्मदा नदी पर रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, रानी बरगी में है रानी अवंतीबाई सागर परियोजना, ठीक है, बरगी में। उसके अलावा जो है आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको ले चलूंगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है हम आपको जाते हैं कहाँ, तब ये अच्छा होशंगाबाद में आप यहाँ पहुंच जाएंगे। तवा परियोजना नर्मदापुरम में तवा परियोजना, ठीक है। उसके बाद में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा आपको खंडवा में ओंकारेश्वर। सबसे पहले इंदिरा सागर परियोजना पुनासा गांव में, इंदिरा सागर पुनासा 1000 मेगावाट का बिजली उत्पादन होता है, ठीक है, यहाँ पे 1000 मेगावाट का। उसके बाद ओंकारेश्वर, है ओंकारेश्वर की परियोजना 520 मेगावाट का ओंकारेश्वर परियोजना। और यहाँ पे आपका महेश्वर परियोजना, तो थोड़ा और नीचे आएंगे, नीचे आ जाएगा महेश्वर परियोजना 400 मेगावाट का। उसके बाद में देजला देवड़ा, यहाँ पे इसकी सहायक नदी आपका जो है आपका देजला देवड़ा, खरगोन में ही है देजला देवड़ा, नर्मदा की सहायक नदी देजला देवड़ा परियोजना कहलाती है यहाँ पे। बड़वानी में पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे लोअर कोई परियोजना, बड़वानी में कौन सी परियोजना आ जाएगी, लोअर कोई परियोजना। और उसके अलावा लोअर कोई परियोजना यहाँ पे आपका धार के पास में, यहाँ पे धार पे हथनी नदी पर धार के पास में हथनी नदी पर क्या हो जाएगी, जोबट परियोजना। ये क्या हो जाएगी आपकी जोबट परियोजना, ठीक है। और एक और है यहाँ पे मान परियोजना, यहीं पे रहेगा आपका मान परियोजना, ठीक है। तो ये आपकी कुछ परियोजना जो है जो आपका विशेष रूप से चल रही है या विशेष रूप से है, एक बार पुनः देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। हमने चंबल सिंचाई परियोजना जो कि श्योपुर में लॉन्च किया गया, हम सिंचाई परियोजनाओं से कुछ अपना एक रिवीजन ले रहे हैं। सिंध नदी पर जो देखा हमने, सिंध नदी जो कि आपका शिवपुरी से होते हुए बहते हुए जाती है और यमुना में जाकर मिल जाती है। उसमें मोहनी सागर, मणिपुरा, अटल परियोजना निर्मित की गई है। उसके अलावा जो है बेतवा की सहायक नदी हलाली पर सम्राट अशोक सागर परियोजना है। और उसके बाद बेतवा नदी पर आपका ललितपुर में, यूपी में ललितपुर में जाते हैं तो राजघाट परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। और साथ में यहीं पर क्या बना हुआ है, बेतवा नदी पर ही माता टीला बांध भी बना हुआ है। हम यहाँ से छतरपुर आ जाते हैं, छतरपुर में आपका दुर्गे परियोजना, ग्रेटर ददो और रतौमा है। उसके बाद में हम आते हैं यहाँ से रीवा में यहाँ पे टोस्ट नदी निकलती है कैमूर पहाड़ी से, रीवा में कराती है। और शहडोल में देवडोन में बाल सागर परियोजना है जो कि यूपी, बिहार और एमपी की संयुक्त परियोजना है, यूपी, बिहार और एमपी की। और उसके बाद में नर्मदा नदी में आ गए हैं। सबसे पहले हमने मंडला में थावर परियोजना, मंडला की हालूर परियोजना लिया। उसके अलावा हमने जबलपुर का क्या लिया, जबलपुर में रानी अवंतीबाई सागर परियोजना है। और होशंगाबाद नर्मदापुरम में हमारा तवा परियोजना है। हमारे ओंकारेश्वर में इंटर जैसे करते हैं तो हम पुनासा मिलता है, पुनासा में मेगावाट की इंदिरा सागर परियोजना है, मध्य प्रदेश का इंदिरा सागर परियोजना। उसके अलावा ओंकारेश्वर परियोजना है जिसमें सोलर प्लांट लगाया, फ्लोटिंग वाला सोलर प्लांट लगाया गया है ओंकारेश्वर में 520 मेगावाट का, ठीक है। यहाँ पे 520 मेगावाट यहाँ पे उत्पादन जल विद्युत से होता है, ठीक है। सोलर पावर प्लांट का एक अलग वो है डाटा है। उसके बाद महेश्वर परियोजना 400 मेगावाट का है आपका। उसके बाद देवना देवड़ा परियोजना है खरगोन में ही। उसके बाद में आपका बड़वानी में लोअर कोई परियोजना है, बड़वानी में लोअर कोई परियोजना। यहाँ पे आपका धार में रहेगा आपका धार चंद्रशेखर आजाद परियोजना कहा जाता है। और एक यहीं पे ठीक है। और ऊपर चंबल नदी पर आपने जानते हैं चंबल नदी की परियोजना है आपको गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ठीक है। 115 मेगावाट, 172, 99 मेगावाट, ठीक है।
तो चलिए ये बात हम अपनी ये वाली न्यूज को कंप्लीट करते हैं। इस न्यूज के साथ में इतना ही, ठीक है। तो पहली न्यूज अपनी समाप्त होती है, जो कि जिसमें कि हमको भूसरी वृत्त सिंचाई परियोजना और चंबल सिंचाई परियोजना के बारे में हमको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब इसी पेज में हम एक नई न्यूज के बारे में बात करने जा रहे हैं, और एक बहुत शानदार ये है, एक करंट अफेयर से संबंधित बहुत ही ज्यादा ये है। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, या आपने तो अपने इसको नोट कर ही लिया होगा, ठीक है। अच्छे से इसको समझते जाइएगा, बस हो गया, ओके। अब हम एक बहुत शानदार न्यूज के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक नया कॉन्सेप्ट आया है, प्रधानमंत्री महोदय जी ने बोला था कि टेक्सटाइल उद्योग को प्रमोट करने के लिए और अपने निर्यात की स्थिति में लाने के लिए एक नई योजना लेके आएगी। देश में 7 स्थानों पर एक पार्कों की स्थापना की जानी है। तो वहां पे सभी राज्यों ने अपने अपने प्रस्ताव भेजे, मध्य प्रदेश के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, और उसमें जो है हमारे धार जिले टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए बात की गई। और उस योजना का नाम क्या है, जान सकते हैं, जानते हैं आप, सुना होगा, अभी न्यूज़पेपर्स में कई बार आया है। इस बारे में बात है मित्र, पीएम मित्र। मित्र का MITRA, MIPM मित्र में जो रहेगा आपका, मित्र में जो रहेगा MIPM मित्र, MITRA, और इसमें जो है आपका PMITRA मेगा, आपका हो जाएगा मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजनल एंड एपरल पार्क, एपरल, ठीक है। तो इसको क्या कहा गया, पीएम मित्र योजना कहा गया, ठीक है। ये संबंधित किससे है, यहाँ पर टेक्सटाइल उद्योगों से संबंधित है। और इस न्यूज में आपकी साइड वाली न्यूज है, पहले फ्रंट पेज पर ही दिया गया है, और इसमें जो बात की गई है इसके लिए 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन की बात की गई थी। मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एपरल पार्क की बात की गई थी, और साथ में से मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थापित किया गया है। सीएम साहब ने कहा कि 1000 एकड़ से यहाँ पे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर दी गई है, और इसको अधिक जिससे कि टेक्सटाइल उद्योग का उन्नयन और संवर्धन किया जा सके, और हम निर्यात की स्थिति में पहुंचे। तो श्री प्रधानमंत्री महोदय जी ने कहा कि एक बात और कही, 5F का फार्मूला दिया, 5F का विजन दिया। आप देख सकते हैं, आप 5F का विजन सेकंड पैराग्राफ की लास्ट सेकंड लाइन में आपका दिया हुआ है। फॉर्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, और फैशन से जहां तक जाएगा आपका फॉरेन तक जाएगा। फॉर्म 5F विजन, 5F विजन, फॉर्म से फॉर्म खेती, खेती फॉर्म से फाइबर, फाइबर रेशा उगाया जाएगा, फाइबर से फाइबर कहाँ जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री रेशम फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन क्रिएट किया जाएगा, फैशन जैसे बाजार क्रिएट किया जाएगा, अच्छा, और फैशन से क्या कहाँ पे जाएंगे, फैशन से फॉरेन। उसके बाद हमारे कपड़े कहाँ जाएंगे, 5F फॉर्मूला, टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने का ये 5F फॉर्मूला प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको दिया, ठीक है। बात यहाँ पे केवल यहीं पे आकर नहीं रुकती, इसके बारे में पीएम मित्र पार्क, ये जो है ये करंट का सबसे अच्छा क्वेश्चन रहेगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और ये कहाँ पे शुरुआत की गई है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है, मध्य प्रदेश के धार जिले में, धार जिले में पीएम मित्र पार्क की, धार जिले में पीएम मित्र पार्क की घोषणा की, ठीक है, पीएम मित्र पार्क। उसके अलावा जो है सबसे बड़ी चीज जो है कि हम यदि टेक्सटाइल की भी बात करते हैं, तो टेक्सटाइल उद्योग थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं। आखिर भारत में सबसे पहले कब और मध्य प्रदेश में सबसे पहले कब, इसके बारे में बात किया जाए। भारत में सबसे पहले जो है, आपको याद आ रहा होगा, 1854 में C.N. वेबर के द्वारा में मुंबई में एक कपड़ा मिल स्थापित किया गया, सूती कपड़े की फैक्ट्री स्थापित की, ठीक है। और मध्य प्रदेश में यदि एमपी की, इंडिया की बात करें, इस पर इन इंडिया, और इन एमपी में क्या हो जाएगा, एमपी में क्या बात आ जाएगी, एमपी में ध्यान दीजिएगा, 1906-7 में, 1906-7 में क्या होगा भाई, 1906-7 में बुरहानपुर में तापी मिल पहली मिल सूती मिल के रूप में बनी, एक स्थापित की गई थी। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इस बात पे भी विशेष रूप से दिमाग में रखिएगा, वर्तमान में मध्य भारत में देखा जाए तो भारत में किसकी स्थिति अच्छी है, भारत में सबसे ज्यादा जो ताकत सूती वस्त्र का उत्पादन करता है महाराष्ट्र करता है, महाराष्ट्र के बाद गुजरात, और गुजरात के बाद तमिलनाडु। महाराष्ट्र में जो मुंबई है, मुंबई और इसका जो सूरतपुर नाम जगह है, वह विशेष रूप से सूती वस्त्र के लिए जाने जाते हैं, और मुंबई को तो कॉटन पॉलिश भी बोला जाता है, सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई। तो मध्य प्रदेश में सूती वस्त्र की राजधानी,
नो डाउट, जाहिर सी बात है। इंदौर सूती वस्त्र की राजधानी है अपने मध्य प्रदेश में। और यदि हम मध्य प्रदेश में देखा जाए तो यदि रेशम की कृत्रिम रेशे से कपड़ा बनाने के कारखाने कृत्रिम रेशे वाला देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? नागदा, उज्जैन। नागदा उज्जैन है। उसके अलावा जो है नागदा उज्जैन के अलावा एक यदि बात कर सकते हैं रेशम से कपड़ा बनाने के कारखाने, रेशम वाले जो चीजें हैं वो कहाँ पे ज्यादा किए जाएंगे, कहाँ पे सर्वाधिक रेशम को उत्पादन की बारे में बात आती है तो कहाँ पे? सिवनी, मंडला और बैतूल। इस बात चीज को ध्यान रखना है, सिवनी, मंडला और बैतूल, ठीक है। इसके अलावा जो है सूती मिलों की बात किया जाए तो सबसे बड़ी मिल जो है आपकी मालवा मिल है, काफी में सबसे पहली वाली मिल थी। और इंदौर की मालवा मिल जो है आपका सबसे बड़ी मिल है। एक मिल और है आपका जो है हीरा मिल। हीरा मिल जो है थोड़ा सा आया हुआ कहीं देखा हुआ क्वेश्चन है किसी एग्जाम में, लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है किस एग्जाम में देखा था। हीरा मिल कहाँ पे है आपका? उज्जैन में। इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बात थी आपका टेक्सटाइल। देखिए टेक्सटाइल का जो टेक्सटाइल या सूती वस्त्रों का जो उत्पादन होता है वर्तमान में जो हमारा आपका उद्योगों में यदि देखा जाए तो सूती वस्त्र का स्थान अपने आप में बहुत ज्यादा है। सूती वस्त्र अत्यधिक रोजगार प्रदान करता है और अत्यधिक जो हमारे कृषि आधारित उद्योग है और कपास की खपत यहीं पर होती है। सूती वस्त्र उद्योग ऐसे स्थान पर स्थापित किए जाएंगे, ऐसे स्थान पर स्थापित किए जाएंगे जहां पर भी आपका सबसे पहले कच्चे माल की उपलब्धता ज्यादा हो, कच्चे माल की उपलब्धता ज्यादा हो। उसके अलावा जो है बाजार वहां पे बहुत ज्यादा हो, बाजार भी ज्यादा हो, कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार ज्यादा हो, सस्ता श्रम हो। उसके अलावा ईंधन की उसके अलावा परिवहन की सुविधा बहुत ज्यादा हो, परिवहन की सुविधा ज्यादा हो। और साथ में उस स्टेट की पॉलिसी नीतियां उसके अनुकूल, नीतियां उनके अनुकूल। तो ये जो कुछ चीजें ऐसी होती है और साथ में इसकी जलवायु भी अनुकूल बहुत जरूरी है। जैसे कि यदि जलवायु आपका उसके अनुकूल है, कपास के अनुकूल है, वहाँ कच्चा माल अधिक होगा तो वहाँ पे अपने आप में ही क्या हो जाएगा? टेक्सटाइल उद्योग अपने आप में बढ़ोतरी प्राप्त होगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्षेत्र जो है मुंबई हुआ, आपका गुजरात वाला क्षेत्र हुआ, गुजरात वाला क्षेत्र देखिए पूरा का पूरा आपका ट्रांसमिशन कितना जबरदस्त है। और उसके बाद मुंबई में कितना ज्यादा ट्रांसपोर्टिंग कितना अच्छा है, उसके बाद तमिलनाडु में भी अच्छा है। और इनके यहाँ पे कपास अत्यधिक होने के कारण यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग बहुत ज्यादा है। और हमारे जो है सूती वस्त्र मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी निर्माण का वाला जो एरिया है, खंडवा, खरगोन, मान लीजिए खंडवा, खरगोन हुआ, बड़वानी हुआ, धार हुआ, यहाँ पे कपास बहुत अधिक होता है। और ये कपास अधिक होने के कारण यहाँ पे आसपासी मिलों का संकेंद्र मालवा के क्षेत्र में हुआ है। और इस कारण से यहाँ पे लगातार ये अपना हमारे देश का भी स्थान लगातार बराबर बना, ठीक है। तो पीएम मित्र पार्क जो है इसको बिल्कुल नहीं भूलना है। और आपका सबसे बड़ी जो चीज है पीएम मित्र पार्क की बात में इनिशिएटिव ये 5F विजन, 5F विजन बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। 5F विजन प्रधानमंत्री महोदय ने दिया, बेसिक व्यक्ति को बहुत काम आने वाला है, ठीक है। उसके बाद में हम एक चीज और देखते हैं, इसमें एक अगली चीजें हैं आपका एमएसएमई इकाइयों को प्रोत्साहन आवश्यक है। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा एमएसएमई इकाइयों को प्रोत्साहन आवश्यक है। देखिएगा एमएसएमई जो इकाइयां होती हैं इससे कोई नई चीज निकल के नहीं आ रही है, केवल आपको एमएसएमई में ले जाना। एमएसएमई क्या होता है? माइक्रो स्केल की इंडस्ट्री होती है। माइक्रो स्केल एस और ये होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती है। और ये क्या होता है? मीडियम स्केल इंडस्ट्री होती है। तो कोविड के बाद में थोड़ा सा इसकी नीतियों में परिवर्तन लाया गया और ये माइक्रो वाले क्या बोल दिया कि 5 करोड़ तक के 5 सीआर तक के जो उद्योग होंगे, उद्योग उत्पादन के क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में जो उद्योग होंगे वो क्या कहलाएंगे? आपका माइक्रो कहलाएंगे। उसके बाद में स्मॉल वाले क्या कहलाएंगे? 5 करोड़ 5 सीआर के बाद में आपका 50 सीआर तक, 5 से लेके आपको 50 सीआर तक के जो उद्योग सेवा क्षेत्र के जो क्षेत्र में ये क्या कहलाएंगे? आपका स्मॉल स्केल के उद्योग कहलाएंगे। तो इस उद्योग का उत्पादन और सेवा दोनों भी काउंट करेंगे, ठीक है। और जो 50 सीआर से लेकर आपका 100 सीआर तक की जो बात है आपका क्या कहलाएगा? मीडियम स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। इस चीज को आपको एमएसएमई में ध्यान रखना, ठीक है। एमएसएमई वर्तमान में सरकार का जो गवर्नमेंट है हमारी एमएसएमई को बहुत ज्यादा प्राथमिकता दे रही है क्योंकि जीडीपी का 29% भाग एमएसएमई को प्रदान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इनका जो महत्व है, इनका महत्व है वो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे जो उद्यमी हैं उनको एक रोजगार प्रदान करते हैं। उसके अलावा छोटे क्षेत्रों में उनको रोजगार प्रदान करने के साथ में उनका विकास, छोटे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, उनका विकास करते हैं। और आत्मनिर्भरता के सभी जो हमारे छोटे रोजगारी लोग हैं, हमारे मजदूर जो कि भाई बंधु मजदूर हैं जो कि किसी
उसमें नहीं सर्विस में नहीं और अपना काम करना चाहते हैं, सर्विस नहीं करना चाहते, तो उनके लिए भी छोटे-छोटे ऋण प्रदान करके गवर्नमेंट इनको सहूलियत प्रदान करता है। और इसके द्वारा रोजगार की समस्या का तो निपटान हो ही सकता है, साथ ही प्रतिव्यक्ति की आय में बढ़ोतरी हो सकती है, अर्थव्यवस्था में गतिशीलता लाई जा सकती है और उसके अतिरिक्त जो है उसके अतिरिक्त उस क्षेत्र का उस ग्राम का उस क्षेत्र का पूरा विकास और समृद्धि लाई जा सकती है एमएसएमई उद्योगों से। और लगातार भी जारी है कि एमएसएमई उद्योग अत्यधिक प्रकार से और तेजी से वर्क करे और तेजी से आगे बढ़े। अभी इस पेज की लास्ट न्यूज है आपका उपार्जन कार्य की जरूरी तैयारियां पूरी करें। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा न्यूज हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उपार्जन कार्य के रबी उपार्जन की तैयारियां पूरी करें। आखिर ये चीज है क्या? रबी उपार्जन की पूरी तैयारियां पूरी करें। देखिएगा उपार्जन क्यों किया जाता है, गेहूं खरीदी या धान खरीदी क्यों की जाती है, कौन करता है, कैसे करता है और किस उद्देश्य से करता है, इसके बारे में हम बात करें। ठीक है, इसके बारे में यदि बात किया जाए तो गेहूं खरीदी, उपार्जन का मतलब होता है खरीदी, सरकार के द्वारा जो खरीदी की जाती है। उपार्जन का मतलब क्या होता है आपका खरीदी। तो ये खरीदी किसके द्वारा की जाती है आपका, खरीदी क्यों की जाती है, खाद्य सुरक्षा के लिए किया जाता है। खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस खरीदी को किया जाता है। और किसानों से किससे किया जाता है आपका, किसानों से। और किसानों से खरीदी करने का मतलब क्या है, किसान क्यों इनको बेचते हैं, आगे किसान क्यों बेचते हैं, क्योंकि ये एमएसपी पर बेचते हैं। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसान जो है गवर्नमेंट को किसको देते हैं, किसान न्यूनतम एमएसपी पर किसको देते हैं, एमएसपी पर किसको देते हैं, एफसीआई को देते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को देते हैं। और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो करता है आगे इसका काम क्या करता है, बफर स्टॉक बना के रखता है, बफर स्टॉक बना के रखता है। और बफर स्टॉक के बाद में अगला काम क्या करता है, बफर स्टॉक के बाद में इसको कहां डिवाइड किया जाएगा, इसको पीडीएस के माध्यम से इसको इसका भंडारण किया जाएगा और पीडीएस के माध्यम से वितरण भी किया जाएगा, साथ में वितरण प्रणाली के माध्यम से। आगे जाके एक भी बात और, एमएसपी का निर्धारण कौन करता है आपका, सीएसीपी एमएसपी का निर्धारण करता है। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं उपार्जन मतलब खरीदी की, जो कि खरीफ और रबी दोनों में होती है। खरीफ में सामान्यतः धान की खरीदी होती है और रबी में किसकी खरीदी होती है आपका, गेहूं की खरीदी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप देखिए खाद्य सुरक्षा आखिर क्या है, खाद्य सुरक्षा क्या, प्रत्येक व्यक्ति को अपने सक्रिय और स्वस्थ रहने के लिए तो हर समय एक पोषण युक्त भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो, यही खाद्य सुरक्षा है, यही खाद्य सुरक्षा है। अब यही खाद्य सुरक्षा से जिसके बारे में यदि बात किया जाए तो यही खाद्य सुरक्षा है। तो आखिर खाद्य सुरक्षा के लिए क्या क्या गवर्नमेंट प्लान कर रही है, प्रत्येक व्यक्ति को भोजन उपलब्ध कराना, प्रत्येक व्यक्ति को भोजन उपलब्ध कराने के लिए गवर्नमेंट प्लान क्या क्या कर रही है। आखिर देखिएगा प्लान के बारे में मैं बात करूं तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत अच्छी तरह समझते हैं। सबसे पहले तो देखिए आप मिड डे मील का नाम सुना है ना, मिड डे मील वो भी आप खाद्य सुरक्षा है, बच्चों को भोजन उपलब्ध कराना। मिड डे मील 1995 से स्टार्ट किया गया था। उसके बाद में आपका एक नाम और सुना होगा आपने, अंत्योदय अन्न योजना। अंत्योदय अन्न योजना का नाम सुना होगा, अंत्योदय योजना जिसमें कि प्रति व्यक्ति अति निर्धन गरीब व्यक्तियों को प्रति परिवार 35 केजी का अनाज उत्पन्न किया जाएगा, अनाज प्रदाय किया जाएगा निःशुल्क रूप से। अंत्योदय अन्न योजना हो गई। उसके बाद अन्नपूर्णा योजना भी आया था। अन्नपूर्णा योजना उससे पहले दी है। अन्नपूर्णा बुजुर्ग व्यक्तियों को अलग से प्रदाय किया जाना। उसके अलावा जो है इसी के लिए किया गया एक राष्ट्र एक राशन योजना 2020 से, एक राष्ट्र एक राशन एक राशन कार्ड योजना ठीक है 2020 से आया। योजना 2020 से 2020 से आया। उसके अलावा जो है आपका पीडीएस सिस्टम तो चल ही रहा है। पीडीएस सिस्टम के द्वारा उचित मूल्य पर वस्तुओं को प्रदाय किया जाना। उसके अलावा खाद्य सुरक्षा कानून आया। खाद्य सुरक्षा कानून को जो स्वीकृति मिली थी, खाद्य सुरक्षा कानून को जो स्वीकृति मिली थी 10 सितंबर 2013 को मिली थी। हालांकि इसको लागू कर दिया गया था जुलाई 2013 से लागू कर दिया गया। स्वीकृति मिलती है आपको 10 सितंबर 2013 से। चलिए बात करते हैं खाद्य सुरक्षा। जो मैंने बताया सभी व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण क्या उपलब्ध होना चाहिए, भोज्य पदार्थ उपलब्ध होना चाहिए ताकि वह अपने स्वास्थ्य को सही तरीके से रख सके। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है, गवर्नमेंट ये योजनाएं चलाई जा रही है, गवर्नमेंट के द्वारा ये सभी योजनाएं चलाई जा रही है। अब यदि मैं बात करूं सबसे पहली बात आखिर एमएसपी क्या होता है। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य आखिर क्या होता है उसके बारे में बात किया जाए एमएसपी के बारे में। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो स्थिति है, प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक किसान जो कि अत्यधिक अनाज का उत्पादन कर रहा है, अपनी मेहनत से कर रहा है, अपने मेहनत से अपने परिश्रम से इतना ज्यादा कर रहा है, उसके बाद में यदि अधिक अनाज का उत्पादन हो गया और मार्केट में अधिक अनाज आए तो मूल्यों में मार्केट में मान लीजिए सप्लाई ज्यादा हो जाएगी
तो डिमांड कम हो जाएगी, तो क्या होगा, प्राइस में बहुत गिरावट आ जाएगी, मूल्य में गिरावट आ जाएगी। जिससे किसानों, जैसे कि आप हमेशा सुनते हैं 2 रुपए की प्याज आ गई, 4 रुपए की टमाटर आ गया, तो इस तरह की बातें सुना करते हैं। तो लेकिन ऐसे में किसानों को ये स्थिति ना हो जाए कि किसानों को अपनी लागत से कम में अनाजों को बेचना पड़े, ये स्थिति ना हो जाए। इस कारण से न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार करती है। हर प्रत्येक रबी बुआई के पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। इसका तात्पर्य होता है कि चाहे उत्पादन चाहे जितना हो जाए, सरकार इस कीमत पर किसानों से अनाज का क्रय करेगी। सरकार इस कीमत पर, इस एक निश्चित कीमत पर जो डिसाइड की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार उस निश्चित कीमत पर अनाज का किसानों के अनाज का क्रय करेगी। 22 फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है और गन्ना के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य के रूप से जारी किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। एमएसपी आखिर डिसाइड कौन करता है? सरकार। सरकार की एक बॉडी डिसाइड करती है, उसका नाम है कृषि एवं लागत मूल्य आयोग, सीएसीपी। सीएसीपी कृषि एवं लागत मूल्य, कृषि एवं लागत मूल्य आयोग, लागत मूल्य आयोग ये डिसाइड करता है। आयोग ये आपका एमएसपी डिसाइड करता है। सीएसीपी ही डिसाइड करता है एमएसपी को। इज दैट क्लियर? ठीक है। और सीएसीपी के बाद में एमएसपी डिसाइड हो गया। एमएसपी में न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड हो गया, किसानों ने अनाज का उत्पादन कर दिया और उसके बाद में खरीदी शुरू होगी। खरीदी कौन करेगा? खरीदी गवर्नमेंट की बॉडी करेगी, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1965 में एक सांविधिक निकाय के रूप में, 1965 में एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। अब एफसीआई जो है, एफसीआई ने खरीदी किया और एफसीआई ने उस अनाज को क्या कर दिया? भंडारण के लिए रख दिया। तो भंडारण क्या कहलाता है? बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है? बफर स्टॉक जो होता है, अचानक आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए सरकार के द्वारा एक स्टॉक रखा जाता है खाद्यान्न का, है ना। अचानक परिस्थिति से निपटने के लिए, मूल्यों में होने वाले उतार चढ़ाव से बचने के लिए सरकार के द्वारा बफर स्टॉक एक बना के रखा जाता है। और ये एफसीआई इसका देखभाल, भंडारण करती है, देखभाल करती है और उसके बाद में उसके वितरण का कार्य कौन करता है? यहाँ पे अनाज आया और उसके वितरण का कार्य फिर कौन करे? पीडीएस सिस्टम के द्वारा होता है। पीडीएस आखिर क्या है? पीडीएस, अब बात करते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटरी सिस्टम के बारे में। पीडीएस क्या है? देखिएगा, पीडीएस की अवधारणा तब आती है जब पीडीएस की अवधारणा डायरेक्ट रिलेटेड है हमारी हरित क्रांति से। 1966 हरित क्रांति में हमने सरप्लस अनाज का उत्पादन किया। सरप्लस अनाज हमारे यहाँ अनाज का उत्पादन होने लगा। जब हमारी आवश्यकता से अधिक हमारे पास अनाज बचने लगा और हम निर्यात की स्थिति आ गए, तो हमें लगा क्यों ना हम, सरकार को लगा क्यों ना हम इस अनाज को इसको प्रोवाइड कराएं, इसको दें, तो जरूरतमंद लोग हैं उनको उचित दरों पे देना शुरू किया जाए। तो लगभग 60 से 70 पीडीएस अवधारणा सामने आती है। ठीक है। पीडीएस 1960 अवधारणा सामने आती। पहले ये केवल क्या था? सभी वस्तुओं को, उनके सभी लोगों को, कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं था स्टार्टिंग में, केवल उचित दरों पे सभी वस्तुओं को प्रदान किया जाना। तब पीडीएस जो था केवल क्या काम करता? जो वस्तुएं हैं सभी लोगों को उचित दरों पर प्रदान किया जाना, न्यूनतम दरों पर या उचित दरों पर प्रदान किए जाने की बात की जाती थी, उचित दरों पर। तो उसके बाद में बाद में देखा गया आखिर ये इसको थोड़ा सा रिफॉर्म किया गया। इसको रिफॉर्म किया गया पुनर्गठित पीडीएस 1992 में, 1992 में रिवाइव पीडीएस की बात की गई। पुनर्गठित पीडीएस की बात की गई। क्या समझ रहे हैं ना? पीडीएस अपन निर्माण से थोड़ा भटक नहीं रहे हैं, निर्माण में अपन अंदर जा रहे हैं, उसके प्याज की छक्कों को निकाल रहे हैं, खोल रहे हैं, आगे कैसे मिलती है अपन को अपने सिलेबस को पूरा करना है। ठीक है। ये चैप्टर नंबर ये कह सकते हैं मेंस का सेकंड पेपर का पोर्शन है आपका, इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन और ज्योग्राफी वाला पोर्शन है आपका। ठीक है। पुनर्गठित पीडीएस की बात की गई और इसमें बोला गया कुछ निश्चित क्षेत्रों में और स्पेशल 1772 ब्लॉक चुने गए और कुछ ब्लॉक चुने गए और उन ब्लॉक्स में क्या किए गए? उन ब्लॉक में एक तो पीडीएस को उचित मूल्य की दरों से पीडीएस को बांटा या डिस्ट्रीब्यूट किया जाना था। अनाज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना और अन्य चीजों को, विभिन्न दरों को, सूखा क्षेत्रों को उनको डिस्ट्रीब्यूट वस्तुएं प्रदान की जानी थी। उसके बाद में पुनर्गठित पीडीएस के बाद में एक 1997 में एक बार इसका प्रयोग किया जाता है और इसको बोला जाता है लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। लक्षित मतलब कि टारगेटेड पीडीएस। इसको क्या बोला जाता है? आपका टारगेटेड पीडीएस। और ये 1997 में बोला गया, इसका इस अवधारणा को लाया गया और इसमें बोला गया कि इसमें अति निर्धन वर्ग जो जरूरतमंद है उनके लिए क्या है, ये जो कम मूल्य पे जो अनाज है या अन्य वस्तु का वितरण है वो किया जाए, केवल एक टारगेट लक्षित समूह के लिए किया जाए। तो ये 1997 से 1997 से आपको वर्तमान की पीडीएस प्रणाली का उद्भव हुआ। देखिए बाकी स्टार्टिंग का जो उद्भव है आपका इसकी डेवलपमेंट ये, लेकिन इसके बाद में एक बहुत ही डायनामिक चेंज और एक बड़ा परिवर्तन तब आता है जबकि
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून आता है। खाद्य सुरक्षा कानून और 2013 जो कि आपका 10 सितंबर को राष्ट्रपति महोदय की स्वीकृति मिलती है, लेकिन 5 से 6 जुलाई से इसको लागू कर दिया गया था और यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा ये कानून लाया गया और इसमें बोला गया था कि सभी लोगों को जो जरूरतमंद लोग हैं, इसमें बोला गया देश की 67% आबादी को पूरी तरह से खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाए, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्र की 75% आबादी और शहरी क्षेत्र की आपका लगभग 50% आबादी इसमें शामिल किया जाए और सभी को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराई जाए। ऐसी बात की गई खाद्य सुरक्षा कानून में और ये बोला गया प्रति व्यक्ति जो रहेगा आपका 5 किलो प्रति व्यक्ति 5 केजी जो है तो सभी को प्रदान किया जाएगा। 5 केजी पर पर्सन प्रति व्यक्ति अनाज को प्रदान किया जाएगा। इसमें चावल, गेहूं और मोटे अनाज, चावल 3 रुपए किलो, गेहूं 2 रुपए किलो, मोटे अनाज 1 रुपए किलो प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, ये बातें आई और जिनको अनाज नहीं पा रहा है तो क्या दिया जाएगा, खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किया जाएगा। जिसको यदि नहीं प्रदान हो पा रहा है, कोई दिक्कत जा रही है तो खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किया जाएगा। और साथ में एक विशेष बात भी रखी गई कि हमारी जो गर्भवती माताएं बहनें हैं उनके लिए भी सभी लोगों के लिए एक विशेष धनराशि, विशेष सुरक्षा राशि प्रदान की जाए, 6000 रुपए प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार से एक डायनेमिक चेंज, एक बहुत बड़ा चेंज लाने की कोशिश की गई समाज में, जिसमें कि सभी व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराया जा सके, जनता को खाद्य सुरक्षा मुहैया कराया जा सके। लेकिन एक बात आप देखिए, आखिर कोई भी जो होती है, कोई भी योजना जो होती है, कहीं ना कहीं लोग खुद आ जाते हैं या विचार मंथन किया जाता है। इसी हिसाब से पीडीएस ने इसकी जो एजेंसी की लागू करने की, खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने की, वो थी पीडीएस प्रणाली हमारी स्थानीय वितरण प्रणाली। तो इसके लिए एक कमेटी बैठाई, एक बार आती है 2014 में शांता कुमार कमेटी आती है और एक कमेटी आती है बाजवा कमेटी आती है। इन लोगों की 2 कमेटियां आती हैं और उनकी जो सिफारिशें थी मुख्य रूप से यही था कि यहाँ पर जो इसका एक सिफारिशें ये थी कि इसमें डायरेक्ट जो आपके पीरियड जो खरीदी के बाद जो ट्रक होते हैं उनमें क्या जीपीएस सिस्टम लगा होना चाहिए, ताकि ये जो अनाज है, अनाज की जो गुणवत्ता जो किसान देता है उसकी गुणवत्ता अच्छी होती है, लेकिन जो लोगों को मिलता है उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है। आखिर ये कैसे, बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ? इसके ट्रकों में क्या होना चाहिए, जीपीएस लगा होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि 67% आबादी का चक्कर छोड़ना चाहिए। 67% की जगह पे आबादी को उसको कम किया जाए, कितना किया जाए, तो 40% आबादी किया जाए और उसके बाद में प्रति व्यक्ति को अनाज का देने का जो क्राइटेरिया है उसको 5 किलो से बढ़ाकर कितना किया जाना चाहिए, 7 केजी किया जाना चाहिए। आखिर ये है 67% आबादी पर डिसाइड कौन करेगा? एजेंसी आखिर वो कौन होगी जो 67 निर्धर वर्ग को डिसाइड करेगी? आखिर देश में 67% निर्धर है क्या? आपका डाटा कहता है 29% का, लेकिन आप बता रहे हो 67% को आप पीडीएस से अनाज दोगे। आखिर तो उसमें ऐसी एक एजेंसी को बनाया जाए जो कि इस आबादी को डिसाइड करे आखिर कैसी, कौन सी क्या चीज है या क्या चीज दिया जाएगा, या कौन ऐसे लोग पात्र होंगे। राशन कार्ड जो है, राशन कार्ड में इसमें सबसे बड़ी समस्या है, राशन कार्ड बहुत सारे लोगों ने, ऐसे लोगों ने भी बनवा लिया जो कि एपीएल है, जो कि बहुत अच्छी कंडीशन में है, जो बहुत अच्छा काफी खरीदी करते हैं, काफी ये चीजें करते हैं, लेकिन आपका इसलिए भी जरूरी है आधार कार्ड और पेन नंबर से राशन कार्ड को जोड़ दिया जाए, जिससे कि अपने आप जो फर्जी राशन कार्ड वाले होंगे वो निकल जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो लीकेज की समस्या को दूर करने के लिए डीबीटी का प्रयोग किया जाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का प्रयोग किया जाए। ठीक है, प्रति उनके खाते में सब्सिडी को सीधे पहुंचाया जाए। और जहां तक बात है, कभी-कभी एक फार्मूला ये भी दिया गया कि किसानों को या जो भी जरूरतमंद जो लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं तो उनके लिए क्या किया जाए कि अपने खाद्य कूपन प्रदान कर दिए जाए, खाद्य कूपन या खाद्य टिकट प्रदान करके जाकर आप इस दुकान से ले लीजिएगा, जाकर आप इस दुकान से ले लीजिएगा, इसका भुगतान सरकार के द्वारा कर दिया जाएगा, ये प्रदान कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ से देने की अपेक्षा ये प्रदान करना ज्यादा जरूरी। तो आपने ये देखा, आपने ये अपने हम लोग सभी इस चीज में आ गए कि उपार्जन से हमने ये शुरुआत की थी। आखिर उपार्जन क्यों किया जाता है? उपार्जन मतलब खरीदी, गेहूं खरीदी कौन करेगा, क्यों करेगा, आखिर उसका उद्देश्य क्या है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान अपनी गेहूं देता है सरकार को, ताकि उसके गए, और न्यूनतम समर्थन मूल्य इसलिए देता है क्योंकि सरकार ये वादा करती है कि हम इससे चाहे जितना उत्पादन आप उत्पादन करिए, हम मार्केट की चिंता मत करिए, हम आपको इससे ज्यादा हम देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, इस प्रकार से इस पर क्या सीएससी इसको डिसाइड करता है, एफसीआई इसकी खरीदी करता है, बफर स्टॉक करता है और पीडीएस के द्वारा आपका वितरण किया जाता है। तो चलिए आगे हम एक पेज हमारा समाप्त होता है, अगले पेज में हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है।